क्वेश्चन नंबर 41 श्री नवचरण माझी। प्रश्न संख्या बोलो। 41 माननीय मंत्री जी। ऑन द टेबल ऑफ द हाउस सर। माननीय सदस्य। मेरा ये प्रश्न था, क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ओडिशा जैसे आदिवासी बहुल एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान अथवा संशोधित मानदंड तय करने पर विचार कर रहा है, ताकि ऐसे दूर दराज क्षेत्रों के गांव में अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस उपकेंद्र तथा गोदाम स्थापित किए जा सके, जिससे लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने हेतु लंबी दूरी तय न करने पड़े। यदि हाँ, तो मयूरभंज जैसे जिलों में इस नीति या किसी पायलट परियोजना को लागू करने की संभावित समय सीमा क्या है? मंत्री जी। सर, मैं यही कहना चाहता हूं, सारे देश में जहां भी जरूरत है, जहां एफसीआई इधर गोडाउन पीपीटी माध्यम के द्वारा करते हैं, नहीं तो एफसीआई गोडाउन है, एफसीआई गोडाउन उपयोग करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का गोडाउन उपयोग करते हैं। वो दूर दराज का इलाका हो और कहीं भी हो, पहाड़ी इलाका हो, सभी क्षेत्रों में हमारा नेटवर्किंग आज के दिन में परफेक्ट है। जहां भी अगर ज़रूरत है तो एफसीआई समय समय पर गोडाउन भी हायर करेगा, और जो फेयर प्राइस शॉप अपॉइंटमेंट करना है, फेयर प्राइस शॉप को करना है, वो तो प्रदेश सरकार का काम है। हम तो पूरा टेक्नोलॉजी उपयोग करके हर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हर महीने 5 केजी रेशन इधर राइस और गेहूं हम हर महीने परफेक्टली देने का काम मोदी जी के कालखंड में शुरू हो गया है और आगे भी बढ़ रहा है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताएंगे कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल क्या कदम उठाएगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र की सभी पात्र जनजातीय परिवारों, जिनमें से अनेकों को बीपीएल सूचियों तथा अंत्योदय अन्न योजना AAY से गलत तरीके से बाहर रखा गया है, सही पहचान के जाए और उन्हें बीपीएल राशन कार्ड जारी किए जाएं तथा अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए। बी, औपचारिक रूप से बीपीएल AAY सूची में शामिल किए जाने तक ऐसे परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्नों की निर्बाध आपूर्ति के लिए क्या अंतरिम व्यवस्था की जाएगी और इन उपायों को। सदस्य, जब तारांकित प्रश्न होता है, स्टार क्वेश्चन होता है, तब संक्षिप्त में प्रश्न पूछते हैं, 1 2 3 4 नहीं। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। सर, जो बेनिफिशियरी को डिसाइड करना है, बेनिफिशियरी को अंत्योदय अन्न योजना में हो, वो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में हो, वो जो 5 केजी देते हैं, अंत्योदय अन्न योजना में हम हर व्यक्ति को 7 केजी देते हैं। उसमें जो कार्ड वितरण करना है, किसको कार्ड देना है, उसका काम राज्य सरकार करते हैं, लेकिन समय समय पर टेक्नोलॉजी के आधार पर जो इनएलिजिबल क्राइटेरिया जो है, एलिजिबल क्राइटेरिया वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। अगर उसमें कुछ गलत दिखते हैं तो हम इधर टेक्नोलॉजी के द्वारा सर्वे करके स्टेट गवर्नमेंट को बताते हैं। अल्टीमेटली वेरिफिकेशन करके किसको देना, किसको नहीं देना, किसको बीपीएल देना, किसको नहीं देना, स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। सर, इनका जो कंसर्न है वो कंसर्न मुझे वो लिखित में देता है तो मैं उनको उत्तर सेपरेटली दे देता हूँ। माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्यों से भी, माननीय मंत्री गणों से भी आग्रह करता हूं, अगर हम माननीय सदस्य भी संक्षिप्त में प्रश्न पूछे, माननीय मंत्री महोदय भी संक्षिप्त में उत्तर दें, तो हम जो 20 क्वेश्चन लॉटरी में खुलते हैं, बहुत मुश्किल से खुलते हैं, तो सभी माननीय सदस्यों को प्रश्नकाल में
अवसर मिल जाएगा। ऐसा आप सब मिलकर प्रयास करें, मेरा आग्रह है। श्रीमती रूप कुमारी चौधरी। श्रीमती रूप कुमारी चौधरी। श्री नरेश मस्के। सर, हमारी सरकार हर साल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 2015 में शांता कुमार कमेटी ने पीडीएस कवरेज को 40% तक कम करने की सिफारिश की थी ताकि सब्सिडी को बेटर टारगेट किया जा सके। क्या सरकार पीडीएस कवरेज को रैशनलाइज करने और सब्सिडी को बेटर टारगेट करने के लिए शांता कुमार कमेटी जैसी सिफारिशों पर कोई ठोस कदम उठा रही है? और क्या अनाज देने वाले इस मॉडल की जगह एक वेल टारगेटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी सिस्टम को लाने पर गंभीरता से विचार हो रहा है क्या? बैठिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन, इन लोगों को हम फ्री में राशन बांटने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हमने शुरू किया है, वो जारी है। ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है। हमारा स्टेट से निवेदन यही है, टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, डीएफपीडी हैज क्रॉस मैच्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना डाटा विथ आधार। उसमें जो मर जाते हैं, मीन्स डेथ होता है, सीबीडीटी, इनकम टैक्स, मोटर व्हीकल ओनरशिप, जीएसटीएन, एमसीए, ऐसे जो भी विषय है वो सब हम मैच करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं। उसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया स्टेट डिसाइड करते हैं, उसके आधार पर वो डिसाइड करते हैं। हम 75% और 50% पे कोई भी चेंज आज के दिन में नहीं कर रहे हैं। श्री सप्तगिरी उल्का। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ सर, पीडीएस में अभी भी लीकेजेस है। व्हेन वी टॉक अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रायगढ़ एंड कोरापुट, देयर आर 2 districts in my particular Lok Sabha which are both aspirational, and what we have seen is that because of the leakages and the beneficiaries not getting the due चावल जो नहीं मिलता है, तो 8 ट्राइबल पीपल ऐसे थे कंधमाल में जो मैंगो कर्नल खा के वो बीमार हो गए थे, 2 की मौत हो गई थी। और इसमें लीकेजेस ज़रूर है। आपके जो KYC करते हो आप मैंडेटरी कर दियो, और मोबाइल कनेक्टिविटी भी हम लोग के एरिया में बहुत चैलेंजिंग है कोरापुट कंधमाल में। तो क्या सरकार एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे एक मिनिमम अमाउंट हर एक व्यक्ति को देने का प्लान भी कर रहे हैं इन एडिशन टू पीडीएस? क्या आप जवाब देंगे? नहीं, भारत सरकार का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमको फूड सिक्योरिटी देना है, वो फूड सिक्योरिटी हम रेगुलरली दे रहे हैं। और 2020 में कोविड के समय से लेके 2000 लगभग तो 2029 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम सबको अनाज बांट रहे हैं। जहां भी लीकेज हो रहा है अप टू डेसिग्नेटेड गोडाउन, ये जिम्मेदारी भारत सरकार के होते हैं। उसके बाद में जो फेयर प्राइस शॉप को चले जाता है, अल्टीमेटली इट गोज टू दी बेनिफिशियरी। वो बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। जहां भी कंप्लेंट आता है हम तुरंत स्टेट गवर्नमेंट को लिखते हैं कार्रवाई करने के लिए। और ऑल 20.58 करोड़ रेशन कार्ड्स एंड 7.2 करोड़ बेनिफिशियरीज आर डिजिटाइज्ड। आज ऑलमोस्ट 100% डिजिटाइजेशन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम ई-पॉस के द्वारा भी, मीन्स थंब इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक्स, नहीं तो आइरिस लेके भी हम इसको आइडेंटिफाई करके देते हैं। उसके अलावा अभी ई-पॉस के साथ ही साथ ई वेइंग स्केल को भी, स्केल मशीन को भी, वेइंग मशीन को भी वो कनेक्ट करके इसका बहुत ही टारगेटेड जो गरीब व्यक्ति है उनको ही पहुंचाना ऐसा प्रयास कर रहे हैं। स्पेसिफिक कंप्लेंट है तो वो मुझे लिखने दो। क्वेश्चन नंबर 42 श्री सुदामा प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर बोल दें जी माननीय सदस्य। जी हाँ, क्वेश्चन 42। ओके, माननीय मंत्री महोदय। जवाब पटल पे रखा गया है। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। सर, इन्होंने कहा है कि 74 के दौर के दौरान वार्षिक सर्वेक्षण पद्धति में समस्या आई थी। तो क्या समस्या थी सर, और इसके लिए उनको दूर करने का क्या प्रयास किया गया? दूसरी बात कि बिहार में वर्षों तक सांख्यिकी कर्मियों की सेवा लेने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तो क्या उन हटाए गए सांख्यिकी कर्मियों को फिर से बहाल करने का सरकार विचार रखती है? जनाब, ये 74वां राउंड जो था उसके अंदर सुझाव आया था और बुनियादी ढांचा बनाना था कि सर्विसेज सेक्टर का किस तौर के ऊपर आगे के लिए प्रयास किया जाए। लेकिन जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई थी उस टाइम के ऊपर, उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आई थी और ये हमारे लिए कुछ खास मायने नहीं रखने वाली थी। इसलिए सिर्फ एक टेक्निकल रिपोर्ट पेश की गई और वो सर्वे उस टाइम के ऊपर सर्विस सेक्टर का नहीं किया गया, उसको पेश नहीं किया गया। जहाँ तक माननीय सदस्य पूछ रहे हैं बिहार के अंदर कुछ लोग हटा दिए गए हैं, उसका मुझे इल्म नहीं है। ये दूसरा सवाल होगा, उसका जवाब फिर दूंगा। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री, माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। सर, वहाँ तो फिर से सरकार बन गई है एनडीए की, तो क्या इस बारे में माननीय मंत्री जी कोई आश्वासन देना चाहेंगे? मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता जी उनकी तरफ से। ठीक है। श्री अनिल देसाई। Thank you, Speaker sir. I would like to ask the Honorable Minister through you supplementary on this question. Sir, service sector has been contributing the most as far as compared to industry also, and being the highest contributor towards our GDP and the economy. The growth in the service sector, which has been there, we have seen the trajectory also and projections also in the coming years. This is very important that subsectors which have been divided in the service sector like trade, transport, finance, real estate, every sector assumes great importance and data set has to be there. Like manufacturing or industry, we've been giving core sectors also. As stated in the answer, that in the 74th round, there was a hitch which developed regarding the methodology to be adopted, and only technical report was given. Now in this, every segment assumes great importance. What the methodology or what the basic concept the government is trying to come about the entire concept, because this assumes great importance in the sense that employment now which is come down from public sector to private sector, and private sector is playing important role in the economy. What steps are being taken by the government to see that this comes in the public domain, and according to that, what steps would be there for the development in this sector? Sir, there is no gainsaying the fact that services sector is one of the most important sectors contributing to our economy. I accept his version of this. However, the service sector can be divided into two parts. One is the incorporated sector and the other is unincorporated sector. As far as the unincorporated sector is concerned, the government has been taking out surveys since 21-22, and reports on that are available in the public domain. As far as the incorporated sector is concerned, after the 2016-17 technical report, there was a survey, small survey conducted in the last part of the last year and the beginning of this year. So this was a pilot study. The full-fledged survey, and from which year will this survey be taken as the base year, will be announced on 28th of February.
So far, sir, all surveys have taken 11-12 as the base year. Sometimes people say that it is rather late for us to be taking 11-12 as the base year. But on the 28th of February next year, 26, we will decide which will be the base year from which the survey will be conducted, and it should be conducted thereafter for the incorporated sector as well. सुधाकर, क्वेश्चन नंबर, क्या सरकार क्वेश्चन नंबर 42 के संदर्भ में क्या माननीय मंत्री अवगत कराएंगे कि बिहार के अनेक जिलों में विशेषकर ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में बैंकिंग, डिजिटल नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित न हो पाने की एक प्रमुख कारण क्या है? क्या सरकार इन जिलों के लिए सेवा क्षेत्र सुदृढ़ीकरण हेतु कोई समयबद्ध कार्य योजना, विशेष पैकेज या नियमित निगरानी तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है? सर, सवाल सर्वेज के ऊपर है। बिहार के विषय के अंदर क्या सरकार की बात है, वो अगर सेपरेट क्वेश्चन डालेंगे तो मैं मंत्री को जवाब दूंगा, सदस्य को जवाब दूंगा। क्वेश्चन नंबर 43, ऐसे ये बिहार से क्वेश्चन था सुदामा का जी, और बिहार से संबंधित मामला था ये। क्वेश्चन नंबर 43। माननीय अध्यक्ष, सदन के पटल पर स्टेटमेंट रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, सोशल मीडिया महत्वपूर्ण विषय है और आज देश के हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक दोनों दृष्टि से ये जीवन को प्रभावित करता है। खासकर देखा गया है युवाओं में कई तरह के जो ऐप्स बने हैं जिसमें जाति, धर्म, मजहब, भाषा, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, लिंग, ये जो ग्रुप्स हैं ये लगातार समाज को बांटता जा रहा है, जिसमें सोशल मीडिया है, मीडिया है। माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, ये ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो फिर इसके लिए ये प्रावधान है। इन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी जिंदगी तबाह होने के बाद या घटना घट जाए, किसी आदमी की हत्या हो जाए, तब हम निराकरण में ये दे रहे हैं। ऐसा उत्तर सही नहीं है। इन्हें ब्राजील या अन्य कंट्री से कई देश के लगभग सिंगापुर, फिनलैंड, अमेरिका, यूएसओ ने डिफेक्ट सुरक्षा मॉडल को लागू किया, जहां पर एप्पल, गूगल जैसी आजकल इंटरनेशनल बातें करते हो बिहार से निकल के। भैया अब आप बिहार को तो वैसे ही मेरा रिक्वेस्ट इसमें क्या है, सरकार को जो अच्छा लगता है तो वो सोशल मीडिया उनके लिए सही है, लेकिन जो इस देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा या आने वाले युवाओं की पीढ़ी के लिए जो घरेलू हिंसा से लेके जिसके कारण, मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपको देंगे, आपको देंगे, सप्लीमेंट्री देंगे, आपको सप्लीमेंट्री देंगे आपको। माननीय अध्यक्ष जी, सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ के बारे में जो विषय माननीय सांसद जी ने उठाया है वो वाकई एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। I sincerely want to say that fake news is a threat to our democracy today. और हमें सोशल मीडिया पर, फेक न्यूज़ पर, AI जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते। उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त ज़रूरत है। हाल ही में कुछ नए रूल्स भी बनाए गए हैं। विद इन 36 आवर्स टेक डाउन करने की एक नए रूल अभी हाल ही में बनाया गया है। AI जनरेटेड डीप फेक्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर एक्शन लेने का भी नया रूल ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है। कंसल्टेशन इज करेंटली गोइंग ऑन।
पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री निशिकांत दुबे जी को और कमेटी के सभी सदस्यों को। उन्होंने बहुत अच्छा डिटेल्ड रिपोर्ट कल ही सदन में रखी है, जिसके अंदर कई अच्छे प्रस्ताव आए हैं, कानून को किस किस पॉइंट पे खड़ा किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, अल्टीमेटली फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, इसमें दिस इज़ अ वेरी फाइन डेलिकेट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी, और इस फाइन बैलेंस को लेकर सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश में जो एक नई क्रांति लाई है, जो डेमोक्रेटाइज किया टेक्नोलॉजी को, उसके अच्छे प्रभाव भी हमें अपने संज्ञान में लेने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म भी देता है सभी को। इन सब पॉइंट्स को विचार करके इंस्टीट्यूशंस, हमारे समाज में जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को कैसे स्ट्रेंथन करें, उसी पर सरकार काम कर रही है। राजेश रंजन जी। सब अध्यक्ष जी, जब कोई भी फोटो या कोई भी चीज धर्म मजहब की, जैसे मणिपुर की घटना है, सोशल मीडिया ने प्रमुखता से इसको निभाया है और समाज में तनाव पैदा किया। कोई भी फोटो अपलोड करने के पहले, जैसे एआई में टाटा या बड़े बिजनेस में, ये प्रश्नकाल पूछो, प्रश्न पूछो आप। मैं वही कह रहा हूं अध्यक्ष जी कि जो लगातार मैं उसी बात, जैसे सट्टेबाजी की, महादेव ऐप जैसे मामले में बड़े स्टार्स और इन्फ्लुएंसर के युवा गैम्बलिंग सिखाया, कारण कर्ज में डूबे युवाओं को 18% आत्महत्या की वृद्धि हुई है। मेरा अध्यक्ष जी इससे कोई कंसर्न नहीं है। देश के युवा, आने वाला जो युवा है और जो सामाजिक और पारिवारिक स्थिति है, उसमें समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि हम किसी भी चीज़ों को जब किसी भी चीज़ों पर अपलोड करते हैं और बाद में वो न्यूज़ चैनल उसको उठा करके जिस तरीके से गलत तरीके से समाज में भ्रम को पैदा करता है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, उसकी कोई सत्यापन नहीं होता है। अच्छा, उसको डालने के पहले किसी से परमिशन लेना चाहिए कि नहीं, ये होगा कि नहीं, तो इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। कठोर कार्रवाई हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। कठोर कानून बने और किसी भी तरह के गलत वीडियो को डालने के पहले उसके बारे में जरूर कोई कानून। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने जिस तरह से ऑनलाइन बेटिंग की बात की, मैं आपके माध्यम से सदन को एकदम स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना कड़ा कानून बनाया है ऑनलाइन मनी गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए, और उसके कारण देश में करोड़ों परिवारों को उसका बेनिफिट मिला है। जिस तरह से एक कैंसर की तरह ऑनलाइन मनी गेमिंग का प्रचार हो गया था, सब तरफ एक प्रसार हो गया था उसका, और स्प्रेड होने के बाद समाज में एक बड़ी विकृति आ गई थी, उसके ऊपर कड़ा कानून बनाया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसी भी कड़े से कड़े स्टेप को लेने से पीछे नहीं हटती है। श्री सीपी जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री महोदय से 5G को लेकर जो आपने बहुत स्पष्टीकरण पूरे राजस्थान और संसदीय क्षेत्र से संबंधित दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि जहां सुदूर क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या थी, वहां हजारों सैकड़ों की संख्या में टावर लगे हैं। मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है कि जिन 5G स्पेक्ट्रम कंपनियों ने काम शुरू किया है, उनसे पहले जो अनकवर्ड एरिया है, वहां बुनियादी नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है क्या? और यदि हाँ, तो इसके लिए जिन क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है 2G और 3G, वहाँ इसके लिए क्या विशेष समय सीमा डेडलाइन तय की है क्या? ये मेरा आपके माननीय अध्यक्ष जी, वैसे ये प्रश्न फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया से संबंधित है, लेकिन मैं माननीय सांसद जी को मेरे साथ तो फिर माननीय संचार मंत्री जी इसका जवाब दें। ओके, श्री मणिकम टेगोर संक्षिप्त में, क्योंकि इसमें
25 से ज़्यादा मान्य सदस्यों के सप्लीमेंट्री आए हैं। कभी व्यवस्था से आप लगाइए, बहुत गंभीर विषय है, देश की युवाओं का चिंता का विषय, और सारी संसद इस पर चिंता व्यक्त कर रही है। सरकार भी इस पर पॉलिसी ला रही है। कमेटी ने, संसदीय कमेटी ने भी रिकमेंडेशन की है। बैठकर वापस चर्चा करेंगे इस विषय पर। व्यापार। Thank you, sir. Thank you, sir. Honorable Minister listed the rules and mechanisms, but the reply has given zero data. Can the Minister confirm whether the government has taken even a single punitive action against the major news channels or the influential social media accounts spreading fake news about the opposition leaders' farmer movements in the past 2 years? If yes, kindly name the cases. If not, why does the government selectively target only the criticism of the union government under the so-called fact-check unit? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, the government as well as the Press Council of India, both of them have been very actively looking at any complaint which comes against any TV channel or any newspaper. This is something which is very important for protecting our democracy. We must always be aware that anything which is sold in the name of freedom of speech, but it is a fake news or a fake narrative, must be actively countered, and this is the responsibility of the central government as well as the state governments and the civil society also. We must collectively work towards making sure that the trust in our society is maintained and that is further strengthened, and for that, as far as the central government and its institutions are concerned, we will continue to take any action which is required for curbing the fake news. Question number 44, Shri C.N. Annadurai. Shri G. Selvam. Question number 44. माननीय मंत्री महोदय. Sir, a statement is laid on the table of the House. Honorable member. Thank you, sir. Sir, well, the ministry has started the 5G services have been launched across all districts. Large packets of rural Kanchipuram still report weak or no 5G signal, especially the blocks of Uttaramerur, Valajapad and Achirapakam, affecting student, small business and service delivery. May I request the Honourable Ministers to specify whether the government will prioritize the underserved rural clusters of Kanchipuram for additional 5G BTS installation under any ongoing or upcoming schemes, and the timeline for the ensuring full rural coverage in the district. Sir, today if you look at the 5G, more than 99% of the districts, that is 777 districts out of 778, have 5G coverage. The 5G coverage today, out of 1.2 billion people, 120 crore people, 36 crore people have 5G handsets and are using 5G services. Sir, the issue of the 5G coverage in rural villages is not just about the 5G towers or BTS. It is about the handset latching on to the 5G. When it comes to their own districts, today we have 37,000 5G BTS are in Tamil Nadu. In their own two villages, Tiruvannamalai and Kanchipuram, we have 224 and 231 villages with 5G BTS. This is on par with average of the rest of the India, sir. Thank you. But in addition to that, government has done an exceptional work to accelerate the 5G services, sir, by enabling TSPs, reducing their bank guarantees, removing the spectrum usage charges. Therefore, they can invest a lot more money in additional BTS and accelerating the services, sir. And this is a continuous process. Thank you. Lao Sri Krishna. Thank you, sir, for allowing me to ask. Sir, I'm not going to ask about 5G, but actually ask about 4G. The district I come from, Palnadu, has a lot of tribal population. In mandals like Ballapalli, Veldurti, Macharla, these 3-4 mandals have a lot of ST populations and a lot of PVTG habitations also.
PVTG habitations also. The question I have is that, yes, I appreciate the ministry for actually rolling out indigenously manufactured 4G equipment almost in 97,500 villages across the country. But in these PVTG habitations in my constituency, land has been allocated, and but for such a long time, this 4G network has not been rolled out in these PVTG habitations. So I request, is there any timeline that they can give us that these PVTG locations can be given access to this 4G equipment? And if so, if there is any priority also given to this PVTG habitation, that will be great. Thank you, sir. Sir, when it comes to 4G, we have planned for around 27,000 towers across all these underserved areas, sir. These areas are far-flung, remote areas. Access has been an issue. Forest clearance, environmental clearance has been an issue. Therefore, our Honorable Cabinet Minister Scindia ji has written to individual chief ministers. I myself has written to each MP on exactly what the problems in that related area, so that we can coordinate with the local MP along with BSNL, who is an implementing agency, and the state government, so that we can accelerate this process, sir. When it comes to individual villages, there are variable factors, and it is very hard to give exact information on what it is. But we are here to address all those issues and accelerate, sir. And this Palnadu district is actually my own hometown, sir. I am happy to work on that. Thank you. Shri Abdul Rashid Sheikh. सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि नॉर्थ कश्मीर में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, करना, मच्छल, गुरेज, ऊड़ी, वहाँ पर 5G 4G तो दूर की बात, अभी मोबाइल टावर्स की भी ज़रूरत है। मतलब नेटवर्क में मतलब फ़ोन कनेक्टिविटी भी नहीं है। गुजरपति अभी गांव में टीवी चैनल पर जेल में देखा हूँ कि वहाँ पर लोग 5 दिन से LG साहब से गुजारिश कर रहे हैं, CM साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें फ़ोन तो कम से कम फ़ोन की फैसिलिटी मिले। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि क्या ये मेहरबानी करके अपने जो इनके मतलब इनका विभाग जो है, इनका डिपार्टमेंट जो है, उन्हें कहेंगे कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वाई शुड दे सफ़र, स्पेशली इन कुपवारा एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट। और जो अभी उन्होंने कहा कि हमने सारे MPs को लिखा है, मैं तो तिहाड़ जेल का MP हूँ, मुझे तो कोई लेटर उनका मिला नहीं, हम भी अपना दर्द बता दें। थैंक यू सर। सर, ये प्रश्न के साथ और इसके पहले हमारे सांसद महोदय जो प्रश्न पूछा, उसके साथ भी एक बहुत अहम मुद्दा जुड़ा हुआ है। आज दूरसंचार एक लग्जरी नहीं बनी, लेकिन एक नेसेसिटी बन चुकी है, और इसके माध्यम से देश की जनता पूर्ण विश्व के साथ जुड़ती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प बनाया है कि 100% 4G का सैचुरेशन हमें देश में सुनिश्चित करना है, और डिजिटल भारत निधि के कोष से इसके लिए राशि भी दी गई है। अभी उत्तर में भी बताया गया कि करीब 47,000 टावर के लिए राशि भी उपलब्ध की गई है, जिसमें से मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए और आपके द्वारा हाउस को सूचित करते हुए कि पिछले 1 वर्ष की अवधि में करीब 25,000 टावर हमारे संपूर्ण देश में लग चुके हैं। बाकी 12,000 टावर्स, जिसमें अभी हमारे सांसद महोदय ने मुद्दा उठाया, कश्मीर के हमारे सांसद महोदय ने मुद्दा उठाया, ये अभी भी कार्य प्रगति पर हैं। एक मिनट, इसके पीछे कई कारण हैं। मैं कुछ कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। कई जगह सर्वे नहीं हो पाया है, कई जगह राइट ऑफ वे की एक्सेस है, कई जगह राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत है। तो अप्रैल के माह में एक टावर के बारे में बैठकर हम लोग ने विश्लेषण किए और 2415 कारण हैं। हमने एक कारण को रेखांकित किया। प्रदेश सरकार के साथ पत्राचार केवल नहीं, मुख्यमंत्रियों से राज्य मंत्री और मैंने स्वयं बात किया, और आज हाउस में आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि 2415 विषयों में से इस पिछले सोमवार हमने जो कैलकुलेट किया है 1990 इश्यूज
पूर्ण रूप से हम लोग ने सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर चुके हैं। ये मुद्दा हमारा मंत्रालय और भारत सरकार हर हफ्ते के आधार पर देख रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमने टारगेट पिछले एक वर्ष में 25,000 टावर किए हैं, ये बाकी 12,000 टावर भी, जिसमें जम्मू कश्मीर भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक महत्व रखता है, हम संपूर्ण रूप से देश का 100% सैचुरेशन प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर अगले साल तक पूर्ण रूप से हम कर पाएंगे। सर, ये प्रश्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है और दूरसंचार सेवाओं में एक सरकार का संचार सारथी ऐप को प्रीलोड की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश कल देश के सामने आया है। उसके बाद मंत्री महोदय ने उस पर स्पष्टीकरण कुछ दिया है कि वो ऐप प्रीलोड किया जाएगा, लेकिन बाद में आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, वो चॉइस यूजर्स को देने की आपका एक स्पष्टीकरण आया। लेकिन क्योंकि मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूं, जब सिस्टम के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल होंगे कि नहीं होंगे, किसी यूजर्स को ये बात पता नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अधिकार है निजता का, उस पर कोई बड़ा प्रहार तो नहीं है। कहीं ये जो स्नूपिंग के प्रश्न उठ रहे हैं पूरे देश में, इसको लेकर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट से, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट से, उनको लेकर मंत्री महोदय क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दीपेन जी को उनके प्रश्न के लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनके प्रश्न के द्वारा सदन के पटल पर और देश की जनता के समक्ष में सारे तथ्य रखना चाहता हूं। सर, दूरसंचार का क्षेत्र एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को विश्व के साथ जोड़ने का, और आज देश के अंदर हमारे 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं सर। लेकिन जहां सकारात्मक उपयोग भी किया जाता है, ऐसे कई तत्व हैं जो इसका नकारात्मक उपयोग भी करते हैं, और सरकार का दायित्व होता है कि देश की जनता और हर नागरिक को उस नकारात्मक प्रयोगों से हम लोग और तत्वों के से हम लोग जोड़ पाएं और सुरक्षित रख पाएं। इसी सोच के साथ संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर 2023 में, और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में हम लोग ने शुरुआत किया। अब संचार साथी क्या है? संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर, जन भागीदारी के आधार पर, आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। और 20 करोड़ हिट सर हमारे पोर्टल पे हुए हैं, करीब 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए, और इसी के आधार पर जन भागीदारी, इसकी सफलता, सॉफ्टवेयर तो हमने बनाई है सरकार ने, पर इसकी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता को जाता है सर, क्योंकि उनके उपयोग के आधार पर ही हम लोग सफल हो पाए। और आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं, क्योंकि जनता ने रिपोर्ट किया है। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए, 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया है, और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। इसी के आधार पर हम लोग ने ये कोशिश की कि हम लोग हर एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है, इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं, तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं, इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं
कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है न स्नूपिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्वेश्चन नंबर 45 श्री डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले। सर क्वेश्चन नंबर 45। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के पटल पर एक स्टेटमेंट रखा गया है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जो आदरणीय मंत्री महोदय जी ने जो उत्तर दिया है, इसमें पुणे नासिक रेल कनेक्टिविटी में जो अलाइनमेंट पूरी बदल दी है, ये अलाइनमेंट जो ओरिजिनल अलाइनमेंट महाराष्ट्र रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाई गई थी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी सर क्योंकि जुन्नर और अंबेगांव आर रिच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो हाई वैल्यू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। इस ओरिजिनल अलाइनमेंट सिन्नर और चाकण जैसी एमआईडीसी, अकेली चाकण एमआईडीसी लेते सर उसका रेवेन्यू 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। और अगर आम कम्यूटर्स की बात करें तो आज चाकण एरिया में सर सिर्फ महज 10 किलोमीटर जाने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसलिए ये ओरिजिनल अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसके लिए जो कारण दिया गया है वो जीएमआरटी का कारण दिया गया है। इट हैज बीन स्टेटेड कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने एडवाइस किया कि जीएमआरटी ऑब्जर्वेटरी को इससे तकलीफ हो सकती है। लेकिन सर मैं ये ग्लोबल केस स्टडी आपके सामने रखना चाहता हूं कि विश्व में 15 ऐसे देश है कि 15 देशों में रेडियो टेलीस्कोप और रेलवे कोएग्जिस्ट करती है। और अगर ये देश देखें तो जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, स्पेन है, फ्रांस है, पोलैंड है, फिनलैंड है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि अगर 15 देशों में ये बात होती है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी की, मोदी जी के नेतृत्व में ये बात भारत क्यों नहीं कर सकता? और साथ ही में क्या इसमें नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एक डेडिकेटेड ट्राईपार्टीट टेक्निकल कमिटी ने क्या इसको इवैल्यूएट किया है? अगर इवैल्यूएट किया है तो क्या इसकी रिपोर्ट, कमिटी की रिपोर्ट आदरणीय मंत्री जी सदन के समक्ष रखना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने जो विषय उठाया है पुणे नासिक के अलाइनमेंट के विषय में, पुणे नासिक के अलाइनमेंट जो एक प्रपोजल पहले आया था वो प्रपोजल नारायणगांव से होते हुए जाता था। इस प्रपोजल में, इस अलाइनमेंट में एक जीएमआरटी है। जीएमआरटी एक बहुत बड़ी, एक इंटरनेशनली यूज्ड ऑब्जर्वेटरी है जिसमें 31 कंट्रीज का योगदान है और 31 कंट्रीज आर यूजिंग दैट ऑब्जर्वेटरी। माननीय अध्यक्ष जी, जब टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने बहुत क्लियरली कहा कि अगर इस ऑब्जर्वेटरी के पास में से कोई भी रेलवे लाइन जाएगी तो ये जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, तो उसके आधार पर और राज्य सरकार, सभी जनप्रतिनिधियों को सबके साथ बहुत विस्तृत चर्चा करने के बाद में निर्णय लिया गया कि इसका अलाइनमेंट इस तरह से हो, नासिक से साईनगर शिरडी जिसकी डीपीआर डबल लाइन की बन चुकी है ऑलरेडी, साईनगर शिरडी से पुनतंबा जंक्शन इसकी डबलिंग का ऑलरेडी सैंक्शन हो गया 240 करोड़ रुपीस, पुनतंबा जंक्शन से निम्बलाक तक 80 किलोमीटर्स डबलिंग कंप्लीट हो गई है, निम्बलाक से अहिल्यानगर 6 किलोमीटर डबलिंग का काम चल रहा ऑलरेडी, अहिल्यानगर से पुणे 133 किलोमीटर जिसमें चाकन का भी कवरेज आता है, चाकन इंडस्ट्रियल एस्टेट का भी कवरेज आता है। इसके लिए न्यू डबल लाइन का डीपीआर प्रिपेयर हो गया है 8,970 करोड़ रुपीस से। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट है इसमें और जो पुराना अलाइनमेंट प्रपोज किया गया था, टाइम का डिफरेंस दोनों में बहुत कम आता है और साथ ही साथ साईनगर शिरडी जो कि हम सबके सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, वो भी नासिक से जुड़ जाता है। तो नए अलाइनमेंट में बहुत अच्छे बेनिफिट है। माननीय सांसद जी के और भी अगर कोई सुझाव होंगे और जिस रिपोर्ट के बारे में वो बता रहे हैं वो शेयर करेंगे, मैं ज़रूर उसका भी अध्ययन करूँगा। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। सर, जो केस स्टडी है मैं आदरणीय मंत्री जी को देना चाहूंगा, लेकिन मंत्री जी के उत्तर में चाकन इंडस्ट्रियल जोन उसमें नए अलाइनमेंट में आएगा।
तो ये चाकन इंडस्ट्रियल जोन से काफी दूर से जाता है। लेकिन इस बात को लेके मैं पूछना चाहूंगा कि जीएमआरटी को लेके जो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है उसका हम सभी को अभिमान है, और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का एक विषय है। लेकिन जीएमआरटी की वजह से जुन्नर और अंबेगांव इन दो तहसील में सर कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती। अब रेलवे का अलाइनमेंट भी अगर उससे दूर जाएगा तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि जुन्नर और अंबेगांव के लोग भी इसी देश के वासी है, उनके मथे ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से उनका जो डेवलपमेंटल डेफिसिट होगा, इस डेवलपमेंटल डेफिसिट को भरने की सरकार किस प्रकार से कोशिश करेगी। और साथ ही में जो एक सुझाव मैं देना चाहूंगा सर कि तलेगा उर्ली कांचन जो आप मुंबई टू मिरज ट्रैक का, मुंबई मिरज ट्रैक का 3rd and 4th लाइन एक्सटेंशन का जो प्रपोजल है, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को खेड़ तहसील के स्थानिकों का बहुत विरोध है, क्योंकि कई घर उजड़ रहे, कई खेत उजड़ रहे, और इसलिए 12 गांवों का इस अलाइनमेंट जो प्रपोज अलाइनमेंट है आपके डिपार्टमेंट से, उसे पूरा विरोध है। तो मैं मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि क्या ये अलाइनमेंट रीथिंक की जा सकती है, जो थोड़ी सी नॉर्दर्न साइड से, अगर 15-20 किलोमीटर ये नॉर्दर्न साइड से जाए, जहां कम से कम किसानों की लैंड एक्विजिशन हो, कम से कम घर उजड़े, और साथ ही में ये जुन्नर अंबेगांव का जो डेवलपमेंटल डेफिसिट है ये भी दोनों का एक संयोग हो सके। क्या ये रीअलाइनमेंट के बारे में सोच के जुन्नर अंबेगांव खेड़ के इन किसानों को आप राहत देने की सोच रहे? माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे ने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति के कॉन्सेप्ट से सभी विभिन्न मोड्स को जोड़ने का जो इनिशिएटिव लिया है, उस विजन के तहत गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिसके तहत ऑलरेडी 130 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बन चुके हैं। उसी स्कीम के तहत, उसी पॉलिसी के तहत जो 2 नाम आपने लिए, उनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। 30-40 किलोमीटर का जो भी अगर एक कनेक्टिंग सेक्शन बनना हो, वो कनेक्टिंग सेक्शन इस कार्यक्रम के तहत भी किया जा सकता है। माननीय सांसद महोदय और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहाँ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, उनके साथ एक बैठक करें, रेलवे के अधिकारियों को भी भेजेंगे उसमें, और मिलकर सबका साथ सबका प्रयास करके इसमें आगे डेवलपमेंट हो, वो निश्चित भाव पे उस पर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ जो दूसरे प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट की बात की है, उसमें भी माननीय सांसद और राज्य सरकार और रेलवे के अधिकारी सब मिलकर करेक्ट अगर अलाइनमेंट चेंज करना है तो उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जहां पर जो जनता के लिए काम करने की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम भी कर दिया है सेवा तीर्थ। तो सेवा तीर्थ उस भावना को दर्शाता है कि जनता की सेवा के लिए मोदी जी की सरकार समर्पित है, तो उसी भावना के साथ काम लोक भवन भी सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, स्टेशन कोड जो है वो बनारस रेलवे स्टेशन का जो मदुरई का है, वो 1 दिसंबर से जो सम्मानीय सभापति महोदय जो अध्यक्ष महोदय है वो चेंज हुआ है, और वो BS से जो है BNRS इफेक्टिव से हो गया है। इस कारण से क्या हो गया है मंत्री महोदय कि टेम्पररी डिस्टर्ब सिस्टम जो है, पैसेंजर रिजर्व सिस्टम जो है, पूरी तरह से जो है वो डिस्टर्ब हो गया, और लगभग 30 नवंबर से लेके 1 तारीख की जो सुबह है, तो वहाँ पे पूरा जो है वो कियोस्क फैल गया। इसके कारण सम्मानीय अध्यक्ष महोदय जो है, इसका इफेक्ट जो है ऑनलाइन बुकिंग पे हो गया, रिफंड पे हो गया, और जो चार्ज शीट आपकी बनती है सर्विसेज, उसके ऊपर इसका पूरी तरह से जो है वो असर हो गया। इसके कारण जो है पैसेंजर को बड़े पैमाने पे जो है वो तकलीफ हुई है। आज भी बहुत सारे पैसेंजर है जो ओल्ड कोड जो है BS पे ही अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा आपसे विनंती यह है कि इस तरह से जब आप इफेक्टिव कोई चीज़ करते हैं तो उसका असर पूरा सिस्टम पे होता है। तो ये जब चीज़ होती है तो इसके लिए आपके आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई रहेगी और किस तरह से आप आगे जाएंगे, और ये जो अभी नुकसान हुआ है उनका भरपाई हो गया? माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न पुणे नासिक के अलाइनमेंट से विषय पर था, लेकिन माननीय सांसद महोदय ने जो पॉइंट IRCTC में एक स्टेशन के परिवर्तन का जो उठाया है, इसकी मैं स्वयं जांच करूंगा। जांच करके जो उसके एक्शन लेना है, मैं माननीय सांसद महोदय को जरूर उसकी जानकारी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 46 श्री ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन राजे निमलकर।
माननीय मंत्री महोदय, एक स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखा गया। श्री शताब्दी राय। Thank you, sir. Sir, given the privacy and national security risk, will the minister state whether the government has analyzed the amount of non-public and sensitive information being fed into these AI models by government employees and public agencies? What measure has the government taken to ensure safety and critical government data from being fed into these AI platforms, including potential development of surgeon AI models under the India AI mission? Thank you, sir. ये सर वो सर नहीं है आपके लिए. Honorable member has raised a very important point. I would like to put on record that Prime Minister Shri Narendra Modi ji's government has enacted, and this parliament has enacted, the DPDP Act, Digital Personal Data Protection Act. Before this act, there was no mechanism by which the personal data could have been protected. And because of the DPDP Act, now anybody who uses personal data of any user, any citizen of India, will basically have a protection mechanism through which consent would have to be taken, data minimization would have to be done, the right to forget will have to be done, and the purpose will have to be very clearly defined. The Act has been notified very recently on the 13th of November, and this has created a totally new regime of protection for the citizens' data, and that is the spirit with which we are working. The AI apps and the AI models, they are also covered as a part of the DPDP Act. Question number 47, Srimati Sangeeta Kumari Singh Dev. माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। श्रीमती मालविका देवी। नमस्कार सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है जहाँ पे फ्लोराइड का पानी है, वहाँ से हेल्थ इफेक्ट्स बहुत हो रहे हैं, किडनी के प्रॉब्लम्स। तो जो आपने 500 रिवर्स ऑस्मोसिस के आरओ बेस्ड डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफिकेशंस लगाए हैं, उसके लगाने के बाद कितना इफेक्ट हुआ है, कितने केसेस में कमी आई है? थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इनके उत्तर में कुछ कहने से पहले मैं ये भी कह दूं कि ये जो हमने प्रयोग किया है एक सफलतापूर्वक उड़ीसा में, ये इस बात का भी प्रमाण है कि किस प्रकार से भारत का परमाणु कार्यक्रम जीवन को सरल स्वस्थ बनाने के लिए संकल्पित है। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि जब हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो होमी बाबा को बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था कि कहीं इसके पीछे कोई न्यूक्लियर वेपन्स इत्यादि की योजना तो नहीं है। तो उन्होंने बड़ी बुलंदी से ये घोषणा की थी कि इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम इज़ डेडिकेटेड टू पीसफुल पर्पसेस। एंड आई एम ग्लैड एंड प्राउड टू से दैट अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी टुडे वी आर सीइंग द ट्रू विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज डिक्लेरेशन टू द वर्ल्ड। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जितना हमारा कार्यक्रम रहा है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे क्या दिक्कत है? वो प्राइम मिनिस्टर है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इसी प्रकार से हमारे तो यहाँ तक जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, जहाँ हमारा टाटा मेमोरियल अस्पताल के अब 11 अस्पताल बन चुके हैं, 9 उसमें से फंक्शनल हो गए हैं और हमने एक ग्रिड बनाया है। लगभग 300 से अधिक अस्पतालों में टाटा की कोई ना कोई फैसिलिटी, कोई ना कोई सुविधा रखी है। इसी प्रकार स्वास्थ्य को देखते हुए, जैसे माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि कालाहांडी और बौद्ध 2 ज़िले हैं उड़ीसा में जहां ये प्रयोग किया गया। 2 तरह का प्रयोग, एक तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो कि कालाहांडी जिला में हुआ है जिसका इन्होंने उल्लेख किया, और दूसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा, और ये इसका पर्पस ये रहेगा कि इसका उद्देश्य ये है कि जो डोमेस्टिक ड्रिंकिंग वाटर है वो साफ सप्लाई किया जा सके, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से माइक्रोब्स और जो जरासीम कीटाणु
उनका निवारण होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस से जो सैलिनिटी या दूसरे जो कभी कभी नमक या दूसरे ऐसे तत्व आ जाते हैं जो पानी को पीने लायक नहीं रहने देते। तो 500 इस प्रकार के रिवर्स ऑस्मोसिस के हमने इक्विपमेंट्स इस ज़िले में रखे हैं जिसका ये जिक्र कर रही हैं। और इसके अतिरिक्त भी 3 और ज़िले हैं जहां पर कम्युनिटी वाटर प्योरिफिकेशन यूनिट्स, क्योंकि ये तो घरों में हुआ, उसके अतिरिक्त उसमें खोरडा, मयूरभंज और बौद्ध डिस्ट्रिक्ट। और ये मुझे ये भी कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमने एक नई पहल की है टू ओपन अप द न्यूक्लियर सेक्टर टू द प्राइवेट प्लेयर्स, जैसा कभी किसी ने सोचा ना था, यहाँ तक कि इसकी कभी किसी ने मांग भी नहीं की। और उसको लेकर के ये जो ऑपरेटर्स लगाए जा रहे हैं ये भी पीपीपी मॉडल में लगाए जा रहे हैं। लगभग 40 इस तरह से प्राइवेट पार्टनर्स हैं जो हमारी इस कार्यक्रम, इस योजना में शामिल हैं। और इतना ही नहीं, क्योंकि माननीय सदस्य दूसरे प्रदेशों से भी बैठे हैं, तो मुझे ये कहते हुए हर्ष होता है और ये साझा करते हुए कि उड़ीसा के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, असम, कर्नाटका, यानी बिना भेदभाव के जहां आवश्यकता है, सरकार चाहे किसी भी दल की है, वहां पर ये लगाए गए हैं। कर्नाटका में लगाए गए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा, केरल में। और इसलिए ताकि जैसे मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक का योगदान अनिवार्य है, लिहाजा प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना भी ये सरकार अपनी जिम्मेवारी समझती है। क्वेश्चन नंबर 48 श्री बाला शोरी बल्लभ नेनी। सर, क्वेश्चन नंबर 48। माननीय मंत्री महोदय, स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखा गया है। सर, थैंक यू सर. Sir, this Machilipatnam-Repella railway is very important railway line, and the minister also given a very positive reply. I would like to know the honourable minister, since 2006 and 2026-27 budget, whether minister is going to including this project or not. Thank you. Sir, honourable member has raised the question about Repale, Bapatla and Machilipatnam-Repale, this alignment. This is a very important alignment, as I have replied in the answer itself, because this provides a new connectivity to Machilipatnam port, and this, in a sense, directly takes the Machilipatnam cargo port towards southern India, other states of southern India. So that's why this project has been under very important priority. The DPR is under preparation, but I would also like to point out that the connectivity to Machilipatnam port via Vijayawada, that has undergone a very significant change, significant improvement. From Vijayawada to Machilipatnam, doubling has already been completed. Vijayawada to Tenali, third line is going on. Gudiwada to Duggirala connectivity, that also is under survey. Repale Bepatla DPR work is going on. And Gudiwada to Bhimavaram, Narsapuram, that doubling has also been completed. Honorable Speaker, sir, I would also like to point out that before 2014, the combined railway budget for Andhra, Telangana, the United State of that point of time, was only 886 crore rupees. And now, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is giving a budget of 9,417 crore to Andhra alone. So this is a huge jump in the railway requirements of Andhra Pradesh, and that is really bringing a lot of change in Andhra.